नीट एग्जाम्स या एनटीए जो एजेंसी है उसके द्वारा कराए जा रहे तमाम एग्जाम्स में गड़बड़ियां आज हमारे देश के लिए एक काला धब्बा है, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 23 से 24 लाख स्टूडेंट्स पूरे देश भर के मेडिकल कॉलेजेस को चुनने की जो पूरी प्रक्रिया है, यह सब कुछ आज फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसे पूरे तरीके से बदलने की आवश्यकता है? क्योंकि 24 लाख बच्चे आज नीट मेडिकल के एग्जाम्स में प्रस्तुत हुए। एग्जाम्स कहां जाएंगे, कैसे होंगे, क्या नहीं होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 9 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने एनटीए के द्वारा नेट यूजीसी का एग्जाम दिया। उस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन उसकी नई डेट अभी तक नहीं आई है। इस तरह से 4 ऐसे एग्जाम हैं जो एनटीए ने अभी बीते 15 दिन के भीतर या तो पोस्टपोन किए हैं या कैंसिल किए हैं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार आज हमारे देश के सामने ये इतनी ज्वलंत मुद्दा क्यों बना, खास करके तब जबकि हिंदुस्तान डिजिटाइजेशन के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जरा सोचिए, हमारे देश में आबादी तकरीबन 150 करोड़ है और हमारे देश में मोबाइल फोन कनेक्शंस कितना है? तकरीबन 140 करोड़, जिसमें से 120 करोड़ के आसपास स्मार्ट मोबाइल फोन्स हैं। यानी कि हम सब भली भांति डिजिटाइजेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी से परिचित हैं। ऐसे में जो हम परीक्षा केंद्र चुन रहे हैं, परीक्षा की जो पूरी प्रणाली है, जो एजेंसीज हैं, परीक्षा के जो क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं, ये सब कुछ आज सवालों के घेरे में है। क्या ऐसा होना चाहिए? कतई नहीं होना चाहिए। इसके आगे का रास्ता क्या है? तो चलिए आज वो रास्ता हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो कि देश के सामने आज नहीं बल्कि कई सालों से है। इससे कई अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाएं होती हैं। इसी रास्ते के जरिए इसे भारत में अपनाया जा सकता है, क्योंकि आज डिजिटाइजेशन बड़े पैमाने में भारत में उपलब्ध है, लेकिन हमारी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे ये सब कुछ झेल रहे हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने ये बात रखूं कि 4 लाख क्वेश्चंस एक ही एग्जाम के लिए तय किए जाए, उनमें से 200 क्वेश्चन एक परीक्षार्थी के लिए तैयार किया जाए और उसे दिया जाए, और हर परीक्षार्थी के लिए 200 नए कॉम्बिनेशन का एक सवाल हो, क्योंकि आप 4 लाख सवाल का पूल तैयार कर रहे हैं। रैंडम सिलेक्शन के बेसिस पर आप इसमें से 200 क्वेश्चंस चुनेंगे, और ये 200 क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट के लिए अलग होगा, उसका ऑर्डर अलग होगा, उसमें कब कौन सा क्वेश्चन कहां पर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, बिल्कुल अलग होगा, है कि नहीं? अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है भाई? बिल्कुल हो सकता है साहब। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से इस प्रणाली का इस्तेमाल दुनिया के तमाम इंटरनेशनल एग्जामिनिंग ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, जैसे कि जीआरई, जीमैट, टोएफल। इन तमाम एग्जाम प्रोसेसेस में इसी तरीके से रैंडम सिलेक्शन होता है और हर परीक्षार्थी को एक नया क्वेश्चन पेपर मिलता है। कोई 2 परीक्षार्थी एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर पर बैठता ही नहीं है, हर क्वेश्चन पेपर इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद हमारे देश में एक परिपाटी और है साहब। कहा जाता है कि एक ही बार सभी 24 लाख, 25 लाख, 50 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। इसकी जरूरत क्यों है? नहीं है इसकी जरूरत। पूरे साल भर में 1 या 2 बार डिजिटल एग्जाम लेने की प्रणाली बनाई जा सकती है। जैसा कि जीआरई में बच्चे जीआरई का एग्जाम जब देते हैं तो आप साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार जीआरई का एग्जाम होता है साहब। 6 में से आप किसी 2 बार इस एग्जाम को ले सकते हैं, एंड बेस्ट ऑफ द 2 जो आपके पास होगा वो आपका स्कोर है। ये भारत के तमाम एग्जाम्स के लिए भी हो सकता है, नीट मेडिकल के लिए भी हो सकता है। 24 लाख बच्चे जब एक बार एग्जाम न देकर जब चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से एग्जाम दे सकते हैं, तो फिर यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद परीक्षा केंद्र को भी मनोनीत करने के लिए और सैनिटाइज करने के लिए इतनी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पेपर आपको डिजिटल फॉर्म में आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड होगा और उसी समय आपको उसको तय समय सीमा में
पूरा कर कर देना पड़ेगा। यह अपने आप में कोई बड़ी समस्या ही नहीं। इसको कहते हैं बेसिक स्क्रीनिंग सिस्टम, जिसके आधार पर नीट, अंडर ग्रेजुएट तमाम कोर्सेज के सभी एग्जाम्स कराए जा सकते हैं। जैसे ही आप इस प्रणाली पर चलेंगे, आज जो हमारे पूरे देश में एक कोचिंग प्रथा बन गई है, जहां कोचिंग सेंटर एक्सटॉर्शन का केंद्र तो है ही, बच्चों के ऊपर जबरदस्त मानसिक दबाव भी डालते हैं। इन कोचिंग सेंटर्स की अहमियत और भूमिका बहुत छोटी हो जाएगी। इस पहले चरण में जो मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, जिस पर एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होंगे, इसके आधार पर बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो 24 लाख बच्चे अगर नीट मेडिकल में एग्जाम देते हैं, तो उन बच्चों में से रैंडम सिलेक्शन के बेसिस पर बहुत ज्यादा तो आप 1 लाख बच्चे तय करेंगे। उन 1 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम होना चाहिए। यह दोबारा एग्जाम स्पेशलाइज्ड एग्जाम होगा। इसमें भी इसी तरीके से जैसे कि पहले सेक्टर में है, वैसे ही दूसरे सेक्शन में रैंडम सिलेक्शन पर क्वेश्चंस तय किए जाएंगे, जिसका पूल अब तकरीबन 1 लाख क्वेश्चंस होगा। उस 1 लाख क्वेश्चंस में से 100 या 150 सवाल आप पूछेंगे, जो कि सिंपल 1 क्वेश्चन मल्टीपल आंसर पर बेसिस होगा, जो कि पहले से ज्यादा एडवांस लेवल है, जैसा कि अभी हम आईआईटी में देखते हैं। जाहिर सी बात है, जब ऐसा आप कराना शुरू कर देंगे तो आप प्रोफेशनल तरीके से शॉर्टलिस्ट करते हुए बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें बचेंगी साहब? सबसे पहली बात बचेगी कि आपको एक साथ 24, 25, 50 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं कराना पड़ेगा। मल्टीपल एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। पेपर लीक की संभावनाएं न के बराबर होंगी। सबसे बड़ी बात है कि कोई आदमी रट्टा लगाकर किसी दूसरे का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता। डिजिटाइजेशन से इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे, इंडिविजुअल पेपर होगा और हर व्यक्ति अपने पेपर को करेगा और उसे पता है कि उसने सही किया या गलत किया। हम जब यही प्रोसेस आईआईटी जेईई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां आईआईटी जेईई का प्रिलिमिनरी एग्जाम और उसके बाद आईआईटी जेईई मेन होता है, तो फिर यही बात आज हम नीट के एग्जाम्स में क्यों नहीं कर सकते? यह सवाल आज पूरे देश के सामने और एनटीए के सामने है। यह बात मैं इसलिए भी आपके सामने रख रहा हूं कि आज दुनिया के तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो एग्जाम्स कराते हैं, उसमें भी ऐसी ही प्रणाली का इस्तेमाल होता है। जैसे कि गाको चीन की एक एग्जाम प्रोसेस है, जिसमें 1 करोड़ बच्चे बैठते हैं और यहां पर आज तक किसी गड़बड़ी की कोई भी बात सामने निकलकर नहीं आई है। आईआईटी जेईई में, जो कि भारत में ही आयोजित किया जाता है, 25 लाख बच्चे बैठते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी आज तक सामने नहीं आई। यूपीएससी, जो कि हमारे देश की नौकरशाही को सेलेक्ट करने का सबसे मुखर एग्जाम्पल है, और आप सोचिए यहां का सिलेक्शन रेशियो तो 0.001% के आसपास होता है। 5 लाख लोग बैठते हैं। आज तक आपने कभी सुना कि यहां चीटिंग हुई है? मेंसा इंग्लैंड में यह टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट करता है, 98% सक्सेस रेट है यहां पर। जीआरई का एग्जाम, जो कि अमेरिका की सभी यूनिवर्सिटीज में दाखिला पाने के लिए आवश्यक है, 160 देशों में इसके एग्जाम सेंटर्स हैं और यहां पर 5 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को लेते हैं साहब। आज तक कहीं कोई गड़बड़ी होती हुई दिखाई ही नहीं दी है। इस तरह से कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो देश और दुनिया में किए जा रहे हैं। टोइफल, 130 देशों में अंग्रेजी भाषा के आकलन के लिए टोइफल का एग्जाम किया जाता है। अभी तक इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि ये तमाम एग्जाम्पल्स जब एनटीए के सामने थे, तो 2017 से एनटीए ने आखिरकार हमारे देश में बच्चों की परीक्षा के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया? यह शॉर्टकट की प्रणाली क्यों अपनाई गई? जब हम जानते हैं कि हमारे देश में हर तरह से चीजों का आप कोई एक सही रास्ता निकालिए, उससे पहले 15 गलत रास्ते निकल आते हैं। आप एक एग्जाम कीजिए, उसमें चीटिंग करने के 15 रास्ते निकल आते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें एक सही और कारगर रास्ता ही चुनना चाहिए। ऐसे में एनटीए ने एक एआई बेस्ड सिस्टम हमारे देश में क्यों नहीं बनाया? क्यों आज बच्चे इस बात को लेकर आतंकित रहते हैं, आशंकित रहते हैं कि उनका क्या होगा एग्जाम में? एग्जाम प्रेशर इतना होता है।
जाहिर सी बात है, अगर एनटीए ने इस तरह की सिस्टम बनाई होती जहां पर रैंडम सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होता, जहां इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर्स होता, जहां पर प्रीलिम राउंड और सेकेंडरी राउंड होता, ऐसे में पारदर्शिता पूरे तरीके से बनी रहती और ना तो एनटीए की कार्यक्षमता और ना ही परीक्षा कराने की पद्धति पर कोई सवाल उठता, ना ही कोई कोचिंग सेंटर किसी को एक दिन पहले एग्जाम पेपर देकर उसे रटवाता और ना ही इस तरह के पेपर लीक की बात सामने निकल कर आती। आप सोचिए इससे कितना भला होता देश का। जरा सोचिए, हर वो माता पिता अपने बच्चे को जो डॉक्टर बनने देखना चाहता है आज अपने बच्चे पर कितना खर्च करता है। आज अगर आप अपने बच्चे को कोटा में या कहीं पर भी पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो कोचिंग में आप अच्छी खासी लाखों की रकम खर्च करते हैं। उसके बाद बच्चे जब इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर जबरदस्त मेंटल प्रेशर होता है। यह प्रेशर परिवार के ऊपर उससे कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि परिवार ने अपनी गाढ़ी कमाई निकालकर अपने बच्चे के भविष्य के लिए खर्च किए और उसमें अगर बच्चा सफल नहीं होता है तो फिर यह सारा पैसा बेजा हो जाता है। और तब अभिभावक ये चाहते हैं कि हम चाहे कुछ भी कर लें, बच्चों को सक्सेसफुल बना दें। एक और डेटा मैं आपके सामने रखता हूं। क्या आप जानते हैं कि जब आप नीट रिपीट करते हैं तो कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार जब नीट दिया उस वक्त जो उनके नंबर आए, उनकी जो रैंकिंग थी, उससे नीट नंबर 2 जब दूसरी बार दिया उसमें बहुत जबरदस्त इजाफा हो गया। कहने के लिए तो कहा जाएगा कि बच्चे ने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की, लेकिन अब जांच में यह बात निकल कर आ रही है कि उन बच्चों के पास पेपर लीक, चीटिंग और तमाम तरह की अन्य सुविधाएं उपलब्ध थी। यानी कि पूरे टेस्टिंग सिस्टम, पूरे मैकेनिज्म पर आज सवाल है। और यह सवाल सिर्फ मैं नहीं उठा रहा, यह सवाल पूरा देश उठा रहा है। देखिए कुछ अभिभावक और बच्चों की जबान। तो ये मतलब मुझे तो जो है मतलब मैं रीनीट देने के लिए करेज मतलब बहुत ज़्यादा मांगता है। पहले एक इंसान करेज इकट्ठा करके सारे हार्डशिप को फेस करके एक बार एग्ज़ाम देता है, और अगर एक 1-1.5 महीने का आप गैप कर देते हैं उसके बाद फिर से एग्ज़ाम लेना इज़ नॉट मतलब जस्टिस फॉर दोज स्टूडेंट। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बच्चे को हमने बाहर रखा, हॉस्टल में रखा है ना, उसकी तैयारी करवाई, पैसे खर्च किए। अब अगर आप फिर से रीनीट की बात कर रहे हैं, दोबारा से हमको फिर से सोचना पड़ेगा, बच्चे के मनोबल को भी देखना पड़ेगा, उसके पढ़ने के उत्साह को भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने पास इतना पैसा है या ऐसा है कि हम जैसा चाहे वैसा करा लें। सर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मतलब सबसे पहले बच्चों को देखना पड़ता है। एक एक रुपया को मतलब जोड़ के अगर कुछ दूसरा चीज़ लेना चाहते तो वो नहीं लेते हैं कि मतलब ये चीज़ हम अपने बच्चे के ऊपर खर्च करें, जो कि सारे पेरेंट्स करते हैं, मिडिल क्लास हो, लो मिडिल हो, अपने मतलब क्षमता के अनुसार तो कहीं उससे ज़्यादा ही करते हैं लेकिन ऐसा हो जाने पर उसका उम्मीद टूट जाता है। देश की सरकार के सामने आज एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है साहब, और सवाल यह है कि देश की जनता आज अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन क्या सरकार साथ देने और मदद करने को तैयार है? क्या एक पारदर्शी एग्जामिनेशन सिस्टम भी सरकार मुहैया नहीं करा सकती? हमने आपके सामने एग्जाम्पल रखा है, बताया है आपको कि कैसे कई अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम्स कराए जाते हैं जहां पर डिजिटल क्वेश्चन पेपर होता है, रैंडम सिलेक्शन के आधार पर क्वेश्चंस तय किए जाते हैं, ये इंडिविजुअल होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि आज इन बच्चों को जब ऑनलाइन टेस्ट करना पड़ेगा तो इन्हें अलग अलग सेंटर भटकना नहीं पड़ेगा। सोचिए कितनी सुविधा हो जाएगी, जीवन कितना आसान हो जाएगा। और आज सवाल यह है कि क्या पूरे देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने एक मिसाल कायम करने की आवश्यकता नहीं है जहां सरकार यह बताए कि हम आपके टैलेंट के लिए आपको आंकते हैं, हम आपके भविष्य को सुधारते हैं, संवारते हैं। इसलिए यह अपील है सरकार से कि एक ऐसी पारदर्शी सिस्टम का निर्माण और संरचना होना चाहिए जिसके आधार पर बच्चों के भविष्य पर कभी अधर में लटकता हुआ न दिखे और बच्चों का भविष्य कभी डगमगाए नहीं। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसके आगे कुछ और मैं आपके सामने कहूंगा। मिस्टर एनालाइजर का सफर आज यहीं समाप्त होता है। आज से 28 साल पहले लोकसभा के कवरेज और एंकरिंग के साथ मैंने लोकसभा का काम शुरू किया था और कवरेज किया था। आज 28 साल 8 लोकसभा के बाद
अपने इस कार्य को, इस पथ को विराम दे रहा हूं। लोकसभा का कवरेज करना, उसकी एंकरिंग करना अपने आप में एक सौभाग्य है और मैं आज अपने सभी सहयोगियों का धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से, जिनकी मदद से 8 लोकसभा कवर करना, उसे एंकर करना, उसे होस्ट करने का सौभाग्य मुझे मिला।